हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में, जिसे पादप आकारिकी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पादप आकारिकी के अंतर्गत पौधे की बाह्य संरचना जैसे जड़, पुष्प, तना, पत्ती, फल आदि की रचना व उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग किसी भी पौधे का बाहरी हिस्सा जो कि जड़ होता है, पुष्प होता है, तना, पत्ती, फल के बारे में पढ़ते हैं, उसका रचना और उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग देखेंगे। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फे मीन्स होता है आकार और लोगोस मीन्स होता है अध्ययन। तो मॉर्फोलॉजी में शरीर का आकार के अध्ययन से संबंधित है। आवृतबीजी पौधे में प्राय 2 भाग होते हैं। जिस तरह के पौधे में आवृतबीजी होते हैं, जिसके बीज किसी आवरण के द्वारा अंदर में बंद हुए रहते हैं, उसे बोलते हैं आवृतबीजी पौधे। तो उनमें 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो होता है रूट सिस्टम, जिसे मूल तंत्र बोलते हैं। जड़ एवं उसकी शाखाओं को सामूहिक रूप से मूल तंत्र या रूट सिस्टम कहा जाता है। उसकी शाखा और जड़ को मिलाकर के सामूहिक रूप में क्या बोला जाता है? मूल तंत्र, रूट सिस्टम। दूसरा होता है प्ररोतंत्र, शूट सिस्टम। पुष्प और पत्तियां, तने की शाखाएं तथा फल आदि को सामूहिक रूप से प्ररोतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये रूट से ऊपर जो भाग होता है पौधे का, जिसमें पुष्प आता है, पत्तियां आते हैं, तना आते हैं, उनको क्या बोला जाता है सामूहिक रूप से? प्ररोतंत्र यानी शूट सिस्टम। इनमें जनन क्या क्या होते हैं? न्यूमेटाफोर इसके अंतर्गत आते हैं। दलदली स्थानों पर बाले पौधे में भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की जड़ निकली है, जिसे न्यूमेटाफोर कहा जाता है। यह खूंटी के आकार की होती है, जो ऊपर वायु निकल आती है। इन जड़ों के ऊपर अनेक छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें न्यूमेथोड्स कहा जाता है। तो इसका उदाहरण है राइजोफोर्स। दूसरा होता है आपका एडवेंटिशियस रूट। पहला तो होता है टैप रूट, दूसरा होता है आपका एडवेंटिशियस रूट, जिसे अपस्थानिक जड़ बोला जाता है। अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री पौधे मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स में पाई जाती है। तो टैप रूट डाइकोटिलीडन्स में पाए जाते हैं और एडवेंटिशियस रूट मोनोकोटिलीडन्स में पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप ये स्ट्रक्चर, ये है मोनोकोटिलीडन प्लांट और उसके रूट्स, राइजोम्स है ये, और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। अपस्थानिक जड़ें में अंकुरण, जर्मिनेशन के पश्चात मूलांकुर रेडिकल नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो जर्मिनेशन होता है, तो रेडिकल्स क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी दूसरे भाग से विकसित होने वाले जड़ों को ही
अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। तो मूलांकल तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके पौधे के किसी दूसरे हिस्सा से जो जड़ निकलता है उसे क्या बोला जाता है? अपस्थानिक जड़ बोला जाता है, एडवेंटिशियस रूट बोला जाता है। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। उनमें क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है? भोजन के संग्रह पौधे को यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। अन्य विशिष्ट कार्यों को करने के उद्देश्य से अपस्थानिक जड़ें अनेक प्रकार से रूपांतरित होती है। तो वेरियस फंक्शन में पौधे को सपोर्ट करने के लिए ये लोग डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। भोज्य पदार्थ के संचय के लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए क्या होता है देखते हैं। जड़ कंदील जड़ें, ट्यूबरस, जो कि है शकरकंद में पाए जाते हैं। पुलकित जड़ें, फैसिकुलेटेड रूट्स, जो कि डहलिया में पाई जाती है। नोडुल्स रूट्स, जिसे ग्रंथिल जड़ें बोलते हैं, आम हल्दी में पाई जाती है। मणिकामय जड़ें, मोनिलीफॉर्म्स रूट्स, जो कि अंगूर और करेला में पाया जाता है। बी, दूसरा किस चीज़ में मॉडिफाई होते हैं? अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अपस्थानिक जड़ें, रूट्स मॉडिफाइड फॉर परफॉर्मिंग अदर वाइटल फंक्शंस। कुछ अदर फंक्शंस के लिए ये किस चीज़ में मॉडिफाई होते हैं देखेंगे। चूषण मूल, सकिंग रूट्स, अमरबेल, चंदन इत्यादि, ये सब क्या करते हैं? सकिंग रूट्स। ये ज़मीन के नीचे से बहुत सारा पानी सॉक करते हैं। श्वसनी मूल, रेस्पिरेटरी रूट्स, जो कि जूसिया में पाई जाती है। अधिपाद मूल, जो कि आर्किड में पाई जाती है। स्वागिकारक मूल, जो कि सिंघाड़ा और टिनोस्पोरा में पाया जाता है। तीसरा किस चीज़ में मॉडिफाई होते हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए ये रूट्स किस में मॉडिफाई होते हैं देखेंगे। स्तंभ मूल, प्रॉप रूट्स, इंडियन रबर, बरगद आदि के पेड़ में देखे होंगे आप रूट्स जिसमें मॉडिफाई होते हैं, जो कि बड़ा बड़ा पेड़ को फिजिकल सपोर्ट देते हैं खड़ा होने के लिए। आरोही मूल, क्लाइंबिंग रूट्स, जैसे कि पोथस, पान के पत्तों में रूट्स जैसे होते हैं। अवस्थम्बूल, स्टील रूट्स, जिसमें पाए जाते हैं मक्का में और गन्ना में। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा प्लांट मॉर्फोलॉजी में रूट्स के बारे में। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे तना, स्टेम के बारे में। पौधे का वह भाग जो भूमि तथा जल के विपरीत व प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, वह तना कहलाता है। तो पौधे का ये वो भाग होता है जो भूमि और जल के विपरीत में, मतलब भूमि से ऊपर विपरीत और प्रकाश के दिशा में, क्योंकि ज़मीन के ऊपर में प्रकाश मिलता है, इसीलिए प्रकाश के दिशा में ग्रोथ करती है तना। तना प्रांकुर प्ल्यूमुल से विकसित होते हैं। रूट रेडिकल से विकसित होते थे, लेकिन तना प्ल्यूमुल से विकसित होते हैं। पत्तियों, शाखाओं, फूलों तथा फल आदि को धारण करता है। तो तना किस चीज़ को धारण करता है? पत्तियाँ, शाखाएँ, फूल और फल को धारण करता है। तने की विशेषताएं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, क्या उसकी विशेषताएं हैं देखेंगे। तने के अग्र सिरे पर कलिकाएं होती हैं जो तने की वृद्धि में सहायक पहुंचाती हैं। तने पर पत्तियां, लीफ एवं शाखाएं होती हैं। तो तने पर अक्सर क्या देखने को मिलता है? लीव्स एंड ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। तने कई आकार के होते हैं, जैसे बेलनाकार, कोणीय, चपटा आदि। ये डिफरेंट टाइप्स के भी तने हो सकते हैं। तने के प्रकार। भूमि की स्थिति के अनुसार तनों को 3 प्रकार होते हैं। तो भूमि में प्रेजेंस होने के
आकार से ये लोग 3 टाइप के हैं। भूमिगत तना जिसे बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के भीतर पाया जाता है उसे भूमिगत तना कहते हैं। तो इस टाइप के तने कहाँ पाए जाते हैं? जमीन के अंदर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। भूमिगत तने में पर्णकलिकाएं, पर्णसंधियां तथा सल्क पत्र उपलब्ध होते हैं। कुछ परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। तो कुछ परिस्थितियों में ये स्टेम क्या करते हैं? अपने अंदर भोजन संग्रह करके रखते हैं, इसलिए आकार से ज़्यादा ये मोटा हो जाते हैं। उदाहरण केला हो गया, अदरक, आलू, फॉर्न, हल्दी, प्याज, लहसुन, अरबी, जमीकंद, ये सब इसके उदाहरण हैं। भूमिगत तने प्रकंद राइजोम्स जो कि हल्दी होते हैं, अदरक, फर्न, केला। स्तंभकंद स्टेम ट्यूबर होते हैं, आलू। सल्ककंद बल्ब, प्याज और लहसुन। धनकंद में कौन से आते हैं? जमीकंद और कचालू। दूसरा देखेंगे अर्धवायवीय तना जिसे सब एरियल स्टेम बोलते हैं। तने का कुछ भाग भूमि के अंदर एवं कुछ भाग भूमि के बाहर वायु में पाया जाता है। इस प्रकार का तना अर्धवायवीय तना कहलाता है। तो कुछ तने ऐसे होते हैं जो कि आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर रहता है और आधा ज़मीन के बाहर हवा में रहता है। तो इस परिस्थिति में उसे क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय तना, सब एरियल स्टेम बोलते हैं। उदाहरण देखेंगे, ऊपरी भूस्तरीय होता है दूब घास, मर्सिलिया। जो भूस्तरीय स्टोलन में आते हैं पेसी फ्लोरा, अरुई। भूस्तरीय अंत भूस्तरीय में आते हैं गुलदाउदी, पीपर मीट। और भूस्तरीय का ऑफसेट में आते हैं जलकुंभी। वायवीय तने एरियल स्टेम, जब पेड़ का संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित होते हैं उसे वायवीय तना कहते हैं। तो तीसरा होता है वायवीय तना जिसे एरियल स्टेम कहते हैं। इस केस में क्या होता है? तना संपूर्ण रूप से ज़मीन के ऊपर रहता है, हवा में रहता है, उसे क्या कहते हैं? वायवीय तना कहते हैं। उदाहरण स्टेम टेंड्रिल जिसे अंगूर, कुकुरबिटेसी। फाइलोक्लैड जिसे नागकली और केजुराइना। कंटक स्तंभ जिसे नींबू, बोगेनविलिया। पत्र प्रकलिका, अलोए और आगेव। पर्णापर्त, सतावर और रसकस, ये सारे होते हैं। दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने स्टेम के बारे में। अब पढ़ेंगे पत्तियों के बारे में, लीफ। तने एवं शाखाओं के पर्ण संधियों इंटरनोड से निकलने वाले पार्श्व भाग को पत्ती कहा जाता है। तो तना या फिर शाखाओं के जो इंटरनोड्स हैं उनसे जो पर्ण निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। पत्ती के भाग, इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। पत्राधार, लीफ बेस। पत्राधार पत्ती का आधारीय भाग होता है जो पत्रवृंत, पेटियोल और स्तंभ स्टेम को आपस में जोड़े रखता है, लीफ बेस। ये जो आप देख सकते हैं लीफ बेस, ये एक लंबा डंटा जो होता है उसमें क्या होता है? पत्ते को पकड़ने में हेल्प करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लीफ बेस।
पत्रवृंत पेटियोल। अधिकांश पत्तियों में एक लंबा डंठल पाया जाता है जैसे पत्रवृंत कहते हैं, जैसे आम, पीपल इत्यादि। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे जो पेटियोल लिखा हुआ है वहाँ पे पत्ते से एक छोटा सा डंठल जैसे निकला हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? पेटियोल। पत्रफलक लीफ ब्लेड या लामिना। पत्रफलक पत्ती के हरे, चपटे एवं फैले हुए भाग को कहा जाता है। पत्ती के प्रकार। पत्रफलक के कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। तो पत्रफलक के जो कटाव होता है उसके आधार पर पत्ते को दो भाग में बांटा गया है। एक पहला होता है संयुक्त पत्ती, जिसे कंपाउंड लीफ बोलते हैं। जिस पत्ती के पत्रफलक का कटाव कई जगहों पर फलक की मध्य सिरा, मिडरिब या फलक के आधार तक पहुंचा होता है, जिसके फलस्वरूप फलक अनेक छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है, जिसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिसके कटाव पत्ते के हर जगह पाए जाते हैं, चारों ओर पाए, या तो वो मिडरिब के संपर्क में आता है या फिर पत्ते के चारों ओर कटाव पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हैं। सरल पत्ती सिंपल लीफ। जिस पत्ती का फलक अधिक होता है और यदि कटा हुआ हो तो वह कटाव कभी भी पत्रवृंत या मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता, उसे सरल पत्ती कहते हैं। तो इस टाइप के पत्तियों में क्या होता है, जो पत्र फलक होता है उसमें कटाव मिडरिब तक नहीं पहुंचता और कम कटाव पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सरल पत्ती बोलते हैं। चौथा पढ़ेंगे हम लोग फ्लावर्स के बारे में, फूलों के बारे में। पौधे में फूलों के खिलने की प्रक्रिया को एंथोसिस कहा जाता है। तो पौधे में जो फूल पाए जाते हैं और उनका खिलने का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंथोसिस। फूलों में मुख्य रूप से 4 प्रमुख भाग होते हैं। तो फूलों में कौन कौन से भाग होते हैं देखेंगे। देख सकते हो आप ये स्ट्रक्चर में, ये जो बीच का हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? बड़ा सा, इसे बोलते हैं ओवरी, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसी के ऊपर जो लंबा सा दिया हुआ है उसे बोलते हैं स्टाइल, और एकदम ऊपर पार्ट में आप लोग देखेंगे उसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। देन लेफ़्ट साइड में देखिए, लेफ़्ट साइड में जो छोटे छोटे पीले पीले कलर के दिख रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? एंथर, जो कि एंथर होता है। और उससे जो लगा हुआ नीचे एक छोटा सा रेशा जैसे दिखने को मिलता है वो क्या बोलते हैं? फिलामेंट। जैसे स्टैमेन कलेक्टिवली बोला जाए तो उसे क्या बोलते हैं? स्टैमेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। देन राइट साइड में जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो होता है उससे कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? पिस्टिल। और लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हैं एंथर और फिलामेंट, उसे कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? स्टैमेन। और पत्तियों में आप अक्सर देखते होंगे जो पत्तियों में कलियां होती हैं, कलियों खिलने के बाद एक पेटल के रूप में मिलता है, और पत्ती जहाँ से फूल जहाँ से निकलते हैं उसके बगल में छोटा सा हरा रंग का पत्ता जैसा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? सेपाल। तो स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक एक करके देखते हैं। बाह्य पुंज जिसे कैलिक्स बोलते हैं, दल पुंज जिसे कोरोला बोलते हैं, पुमंग जिसे एंथ्रोडियम, जायंग जिसे गाइनोसियम। फूल के डंठल को पेडिकल कहते हैं। फूलों में मौजूद कैलिक्स और कोरोला को गैर आवश्यक अंग माना जाता है, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होता है वो आवश्यक अंग माना जाता है। तो फूलों में जो हम लोग कैलिक्स और कोरोला पाते हैं उसे उतना आवश्यक अंग नहीं माना जाता है, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम को एक आवश्यक अंग माना जाता है, क्योंकि ये फूल के प्रजनन और महत्वपूर्ण भूमिका में
निभाते हैं, क्योंकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं वो फूल के प्रजनन अंग होते हैं। सबसे पहले देखेंगे बाह्य लपुंज, जिसे बोलते हैं कैलिक्स। यह फूल का सबसे निचला हिस्सा होता है जिसके द्वारा फूलों को सहारा दिया जाता है। तो कैलिक्स जो होते हैं फूलों के सबसे जो होता है कैलिक्स वो सबसे निचला हिस्सा होता है जो कि फूलों को सहारा प्रदान करता है। कैलिक्स का रंग हरा होता है और इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं इसलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं इसीलिए ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैलिक्स के एक भाग को सेपाल कहा जाता है जो कैलिक्स की इकाई है। तो कैलिक्स का एक भाग को क्या बोला जाता है, सेपाल बोला जाता है, जो कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। निचला जो हरा रंग का पत्ती जैसे है उसे क्या बोलते हैं, सेपाल। देन दूसरा देखेंगे दलपुंज, जिसे कोरोला बोलते हैं। यह फूल का मुख्य हिस्सा होता है, ये मेन पार्ट होता है एक फूल का। विभिन्न पौधे में कोरोला अलग अलग आकर्षक रंगों में पाया जाता है। तो ये जो होते हैं ये अलग अलग फूलों में अलग अलग रंगों के पाए जाते हैं। वर्णलवक क्लोरोप्लास्ट द्वारा इन रंगों का निर्माण होता है। क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वर्णलवक होते हैं, इसीलिए अलग अलग फ्लावर में अलग अलग वर्णलवक होने के कारण उनका कलर अलग अलग होता है। कोरोला में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है जिसका निर्माण ऑयल एवं ईस्टर में होता है। तो कोरोला में एक स्वीट सा गंध पाया जाता है जिसका निर्माण किस में करते हैं, ऑयल और ईस्टर में। कोरोला में मौजूद एक पंखुड़ी पेटाल कहलाती है। यह कोरोला की इकाई, जैसे कैलिक्स का इकाई सेपाल है वैसे ही कोरोला का इकाई क्या है, पेटाल। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, कोई भी फूल में आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर, रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उस तरह का स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, पेटाल, जो कि कोरोला का एक हिस्सा होता है। तीसरा पुमंग, जिसे एंड्रोसियम बोलते हैं। यह फूल का नर प्रजनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो एंड्रोसियम जो होता है, कोई भी फूल में एंड्रोसियम होता है वो क्या होता है, नर प्रजनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी इकाई को स्टैमेन, पुंकेसर या पिस्टिल कहते हैं। तो इसका जो यूनिटी होता है, इकाई होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैमेन। पुमंग के द्वारा नर युग्मक मेल सेक्स सेल का निर्माण होता है जिसे परागकण, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो एंड्रोसियम में क्या होता है, मेल सेक्स का निर्माण होता है और उस मेल सेक्स को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। चौथा देखेंगे जायांग, जिसे गाइनोसियम बोलते हैं। जायांग फूल का मादा प्रजनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो गाइनोसियम जो होता है वो किसी भी फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसकी इकाई को कार्पेल कहते हैं। जायांग के द्वारा मादा युग्मक फीमेल सेक्स सेल का निर्माण होता है। तो गाइनोसियम में क्या होता है, फीमेल सेक्स सेल का डेवलपमेंट होता है जो एक बहुकोशीय संरचना के अंदर निर्मित होता है जिसे अंडाधान, एम्ब्रोयनी सैक कहते हैं। तो फीमेल सेक्स सेल के अंदर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। परागण, पोलिनेशन। परागण वह प्रक्रम है जिसमें परागकणों का स्त्री केसर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण किया जाता है। तो पोलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनता हुआ पोलन ग्रेन्स
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एम्ब्रायो सैक में जाकर के गिरता है। परागण के लिए विभिन्न एजेंट महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसके आधार पर पुष्पों के अलग अलग वर्ण होते हैं। तो परागण के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ पक्षियाँ क्या होते हैं, वो फूल में बैठते हैं तो उनके द्वारा पोलिनेशन होता है, मधुमक्खियों के द्वारा पोलिनेशन होता है, तो सिंपली विंड के द्वारा भी पोलिनेशन होता है। तो पांचवा पढ़ेंगे हम लोग फल के बारे में, फ्रूट्स के बारे में। फल का निर्माण फूल के अंडाशय ओवारी से होता है। अंडाशय से बने फल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो फ्रूट्स का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? ओवारी से होता है। तो इसके बेसिस पर ये दो टाइप के होते हैं, एक सत्य फल ट्रू फ्रूट। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय ओवारी के द्वारा होता है उन्हें सत्य फल कहा जाता है, जैसे आम, अमरूद, जामुन, धान, गेहूँ आदि। तो जिस तरह का फल में ओवारी से बना हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं? सत्य फल ट्रू फ्रूट। दूसरा असत्य फल फॉल्स फ्रूट किसे बोलते हैं? ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों से होता है उसे असत्य फल कहा जाता है। तो जो फल अंडाशय से ना बन करके फूल के किसी और हिस्से से बना हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, जैसे कि सेब, अनानास, नाशपाती, काजू, कटहल, अंजीर इत्यादि। फलों में मौजूद बीज के बाहरी हिस्से को फल भित्ति पेरिकार्प कहते हैं। फल भित्ति पेरिकार्प की 3 परत होती है। तो फल में जो मौजूद होते हैं बीज, ठीक है, कोई भी फल में जो बीज मौजूद होते हैं उसके बाहरी हिस्से को क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। और पेरिकार्प का 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? पहला लेयर एपिकार्प, जिसे बाह्य फल भित्ति बोलते हैं। यह पेरिकार्प किसी सबसे बाहरी परत होती है जो फल से छिलके का निर्माण करती है। तो पेरिकार्प का जो 3 हिस्सा होता है, लेयर होता है, उसमें से एक लेयर होता है आपका एपिकार्प। तो ये फ्रूट्स की जो बाहरी हिस्सा होता है उससे क्या निर्माण होता है? छिलका। दूसरा है मध्य फल भित्ति मेसोकार्प। यह पेरिकार्प की सबसे बाहरी परत होती है जो फल से गुर्दे पल्प का निर्माण करती है। तो छिलके के बाद जो आता है वो क्या होता है? फलों में गुर्दे पल्प होता है, तो उसी का निर्माण मेसोकार्प करता है। तीसरा होता है अंत फल भित्ति एंडोकार्प। यह पेरिकार्प की सबसे अंदर की परत होती है जो बीज को बाहरी तत्वों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो एंडोकार्प जो है वो पेरिकार्प का सबसे अंदर का हिस्सा है। वो क्या करता है? बीज को बाहरी चीज़ों से, तत्वों से सुरक्षा प्रदान करता है। फलों के खाने योग्य भाग। तो फल का कौन कौन हिस्सा को हम लोग एडिबल पार्ट में ले सकते हैं? देखते हैं। अनार, रसीले बीज चोल, लीची का एरिल, नींबू, संतरा, मौसम्बी का रसीले रोम, अंगूर का फल भित्ति पेरिकार्प को, सेब और नाशपाती का थालमस को, अमरूद, करेला, बैंगन, टमाटर फल भित्ति एवं बीज पेरिकार्प सीड्स को एडिबल पार्ट में लिया जाता है। धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा और नारियल का भ्रूणपोष एंडोस्पर्म्स को। अनिषेक फल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। इस प्रकार के फल का निर्माण बिना परागण तथा निषेचन के होता है। इस प्रकार के फलों में निषेचन नहीं होने के कारण बीज नहीं पाए जाते हैं। यदि बीज पाए जाते हैं तो उन्हें असत्य बीज फॉल्स सीड कहा जाता है। तो
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें अक्सर निषेचन और परागण ना होने के कारण उसमें बीज नहीं पाए जाते, और बीज पाए भी जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फॉल्स सीड बोला जाता है। उदाहरण है केला, अंगूर, कदम, गुलर इत्यादि। तो thank you for the watching this video, and like, share, subscribe my video for the next informative video.